स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुमन सा। जिगू का इस पर आप सभी का स्वागत है। आर ओ और यूपी पीसीएस 2025 के लिए आज से यहाँ पे एक लाइव और फ्री सेशन स्टार्ट हो रहा है। आपके पास प्रीमियम का ऑप्शन तो है ही, लेकिन जो लोग प्रीमियम बैच नहीं लेना चाहते हैं वो लोग हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरीके से आर ओ और यूपी पीसीएस 2025 के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये क्लासेस आपको नियमित रूप से चलेगी, नियमित टाइम पर मिलेगी। बाकी जो लोग पेड बैच लेना चाहते हैं वहाँ वो ले सकते हैं, उसमें तो विशेष रूप से आपको मटेरियल वगैरह और गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है, तो ये आपकी मर्जी है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ कंप्लीट शुरुआत से आपका हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छी क्लासेस है और इसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको चीज़ें तैयार कराई जाती हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो आज पहला ये क्लास ही है, तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। अगर तो जो आपका हिस्ट्री है, जो इतिहास है, इस इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। आपको अगर आप बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं जानते हैं फिर भी यहाँ पे आपकी तैयारी हो जाएगी। इतिहास में सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन और आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक, इस 3 कालखंडों में बांटकर इतिहास को देखते हैं। भारत के इतिहास को हम लोग 3 कालखंड में बांटकर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बांट करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये डेली ये क्लास आपको 1 घंटे की मिल जाएगी आपको। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास वह कालखंड होता है जो प्राचीन समय के लिए होता है, मध्यकालीन बीच की समय अवधि है और आधुनिक जो भारत है ये आधुनिक समय खंड के कहते हैं। इसमें हम लोग शुरुआत से, जब से मानव की शुरुआत हुई है, ठीक है, वहां से लेकर के 750 ईस्वी तक की, 750 ईस्वी तक की, ईस्वी को ईडी कहते हैं, वहां तक के इतिहास को रखते हैं। कब से? तो लगभग हम कहते हैं 5 लाख बीसी से 750 ईडी तक के इतिहास को हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत रखते हैं। मध्यकालीन भारत जो है ये 750 ईडी से लेकर के 1707 ईडी तक के इतिहास को इसमें रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, मेरे कारण। ठीक है, तो आधुनिक भारत को नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ से जो आधुनिक भारत है, यहाँ मैंने लिखा है प्राचीन, मध्यकालीन और यहाँ आधुनिक था, तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। और आधुनिक भारत जो है, जो आधुनिक भारत है, इस आधुनिक भारत के अंतर्गत हम लोग, यहाँ जो तीसरा था यहाँ पे आधुनिक लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत हम लोग 1707 से लेकर के 1947 तक के चीज़ों को रखते हैं। 1947 के बाद भी आधुनिक भारत ही है, लेकिन उसे हम लोग पोस्ट आधुनिक कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 3 तरीके से हम लोग इतिहास को 3 कालखंडों में बांट लेते हैं। ठीक है, चलिए, और अब एक एक करके अगर बात करें प्राचीन काल की, तो देखिए जरा सा, प्राचीन की एक एक करके बात करें तो जो प्राचीन भारत है, इसे एंशियंट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः 8 टॉपिक आपको तैयार करने होते हैं, 8 टॉपिक तैयार करने होते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग कहते हैं आपको पढ़ना है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल या पत्थर का काल। जो दूसरा इसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं वो होता है ताम्रपाषाण काल। यानी 8 टॉपिक को आप तैयार अगर आप कर लेते हैं तो आपकी पूरी चीज़ें पाषाण काल को लेकर के तैयार हो जाएंगी। पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल, जो तीसरा टॉपिक होता है उसे हम लोग कहते हैं वैदिक काल। वैदिक काल, इस तरीके से आप नोट्स बनाकर भी कर सकते हैं। यहाँ कंप्लीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें दी जाएंगी। वैदिक काल, फिर जो चौथा काल होता है उसे हम लोग कहते हैं, वैदिक काल के बाद जो चौथा काल होता है इसे हम लोग कहते हैं बौद्ध काल। बौद्ध काल, महावीर स्वामी वगैरह सारे इसी में आते हैं, 16 महाजनपद इसी में आते हैं। बौद्ध काल के बाद आपका आता है मौर्य काल। बौद्ध काल के बाद जो आता है वो है मौर्य काल। मौर्य काल के बाद आपका यहाँ पे मौर्योत्तर काल देखने को मिलता है। मौर्योत्तर काल देखने को मिलता है। और मौर्योत्तर काल के बाद 7वां टॉपिक हो जाता है आपका गुप्त काल। और 8वां टॉपिक आपका होता है गुप्तोत्तर काल।
गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 1 से लेकर के 8 टॉपिक प्राचीन भारत में देखने को मिलते हैं। अगर आप एक एक करके इन चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, पाषाण, ताम्रपाषाण काल, वैदिक काल, बौद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त और गुप्तोत्तर, तो आपका पाषाण काल स्टार्ट हो जाता है, प्राचीन काल खत्म हो जाता है, माफ़ कीजिए। फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक भारत को आपको पढ़ना होता है। तो प्राचीन काल से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। अब इससे पहले की चीज़ों को स्टार्ट करें, कुछ चीज़ों को और ज़रा सा समझिएगा, कुछ चीज़ों को ज़रा सा और यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, देखिए, जो इतिहास है, सबसे पहली बात करें इतिहास की। जो इतिहास है क्या, तो इतिहास जो होता है ये जब हम वर्तमान में रहकर अतीत का अध्ययन करते हैं तो उसे इतिहास कहा जाता है। तो वर्तमान में रहते हुए, वर्तमान में रहते हुए अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन करते हैं, वर्तमान में रहते हुए अतीत का अध्ययन करते हैं। अब वर्तमान में रह के जब अतीत का आप अध्ययन करते हैं तो इसके दो, एक तरीके से हम कह सकते हैं, स्रोत हो सकते हैं अध्ययन का। एक तो आपको साहित्यिक स्रोत मिलेंगे, साहित्यिक स्रोत मिलेंगे, और दूसरा पूरा तात्विक स्रोत मिलेंगे। अब ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, समझ, घबराइएगा नहीं। मैंने कहा पहली बात इतिहास क्या है, तो वर्तमान में रहते हुए अतीत का अध्ययन है। तो अब दूसरी बात ये होती है, जो जब भी हम इतिहास का अध्ययन करना चालू करेंगे, अतीत का अध्ययन करना चालू करेंगे, तो हमें दो प्रकार के स्रोत आपको देखने को मिलेगी। एक मिलेगी साहित्यिक स्रोत, यानी जो लिखी हुई चीज़ें हैं, और एक मिलेगी आपकी पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, दो तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। अब देखिएगा, जब यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें मिलेंगी तो हम उसके जरिए, यानी किसी भी कालखंड का, जो साहित्यिक और पूरा खंड है, पुरातात्विक स्रोत है, इसके जरिए हम किसी कालखंड का 4 चीज़ें पढ़ सकते हैं। हम उस समय का समाज पढ़ सकते हैं, उस समय की संस्कृति को देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, साथ ही साथ हम वहाँ की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। बस इस बेसिक चीज़ों को समझिएगा। मैंने क्या कहा है, जरा सा समझिएगा बातों को। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा इतिहास क्या है, तो वर्तमान में रहते हुए अतीत का अध्ययन है। और इस अतीत के अध्ययन के लिए दो चीज़ें आपको यहाँ पे हो सकती है, एक हो सकती है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब जो खनन से आपने निकाला है। अब इन दोनों के जरिए आप किसी भी कालखंड का समाज, संस्कृति या अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। तो इतिहास को इस तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, जो इतिहास में आपको दो तरीके की टाइमलाइन, दो तरीके की कालखंड भी आपको समझने को मिलेगी। देखिए, जो समय है, इस समय को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक समय यात्रा पे चल रहे हैं। यानी वर्तमान में अगर 2025 जनवरी में आप ये क्लास देख रहे हैं, 2025 में जनवरी चल रहा है, इसका अर्थ है कि अभी अभी कुछ समय पहले 2024 आया था, इससे पहले 2023 रहा होगा। यानी इस तरीके से एक के बाद एक, वर्ष दर वर्ष आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी एक समय यात्रा चल रहा है। तो इस गिनती की, जो आज 2025 चल रहा है, इस गिनती की कहीं से शुरुआत हुई होगी, जीरो से शुरुआत हुई होगी। अब ये जो समय आगे इस तरीके से चल रहा है, जीरो से जो 2025 आई है, क्या इतिहास यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस जीरो से स्टार्ट हुआ है? तो नहीं, इतिहास इससे पहले भी था। तो इससे पहले की जो इतिहास होती है, ये भी चूंकि महत्वपूर्ण है, तो इसकी गणना की जानी चाहिए। अच्छा, ये जीरो से जो 2025 तक की स्टार्ट ये समय है, इस कैलेंडर के लिए ग्रिगोरियन कैलेंडर का हम लोग प्रयोग करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रयोग करते हैं, ग्रिगोरियन। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब इससे पहले की जो समय थी, इसके समय के पहले को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व का नाम देते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के पहले का नाम देते हैं। इसके लिए शॉर्ट में बीसी का इस्तेमाल किया जाता है। और जो जीरो से बाद वाली समय होती है, इसके लिए हम लोग एनो डोमनी का इस्तेमाल करते हैं, एनो डोमनी यानी ईसवी सन का इस्तेमाल करते हैं।
ईस्वी सन का इस्तेमाल करते हैं। इसे एडी कहा जाता है। तो जीरो से जो पूर्व का समय है इसे हम लोग उल्टी गिनती -1, -2, -3, -4 इस तरीके से करके हम लोग करते हैं। तो इससे आपकी यहाँ पे समय स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे समय आपको दो तरीके से, एक एडी एक बीसी देखने को मिलता है। तो बीसी की गिनती उल्टी होती है और एडी की गिनती सीधी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ों को देखने को मिलती है। तो जब भी समय की, जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपको समय के बारे में जो दिखाया था, माफ कीजिए, यहाँ पे आइए, जो समय दिखाइए, मैंने कहा समय 5 लाख BC से 750 AD तक की जो थी। इसका अर्थ है जो ईसा के जन्म से 5 लाख पहले से लेकर के 750 तक की ये चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। ठीक है, और आइए अब फिर आपने यहाँ पे चीज़ों को देख लिया है, समय के बारे में भी आपको बेसिक समझ हो गई। अब एक एक करके जो आपका टॉपिक है इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल सबसे पहला टॉपिक है आपका, बहुत आसान है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अच्छा देखिए, जो पाषाण काल होता है, अच्छा पाषाण काल को भी समझने से पहले इतिहास की कुछ और शब्दावलियों को देख लीजिए। ठीक है, तो इतिहास की कुछ शब्दावलियों को भी देख लीजिए, फिर पाषाण काल पे आते हैं। इतिहास से जुड़ी कुछ शब्दावलियां को देख लीजिए, फिर उसके बाद जल्द ही आपको पहला टॉपिक पे ले चलेंगे जिसका नाम है पाषाण काल। ठीक है, तो इतिहास से जुड़ी कुछ शब्दावलियों को देखिए। एक होता है प्राक इतिहास। ये सारे नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको नोट्स बनाना है इसका। ठीक है, और जो नोट्स बनाने के बाद आप अगर इसमें कोई परेशानी होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको बिल्कुल तरीके से गाइड किया जाएगा। आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं इस नोट्स को, जो आप कैसे बेहतर तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पे बना रहे हैं, ये भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी प्रिंटेड मटेरियल नोट्स आपको पेड वाले चैनल पे मिल ही जाते हैं, उसमें आपकी और भी कुछ प्रीमियम सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ से भी आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो प्राक इतिहास को हम लोग प्री हिस्ट्री भी कहते हैं। कुछ अंग्रेजी टर्म भी जरूर आप लोग लिखते चलेंगे ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। प्री हिस्ट्री आए तो वहाँ पे आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो प्री हिस्ट्री होती है प्राक इतिहास, सबसे पहले ये टर्म होता है। 20 लाख BC से जो 3000 BC तक का इतिहास कालखंड होता है, इसे हम लोग कहते हैं प्राक इतिहास। इसमें लिखित साक्ष्य कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इस समय कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है, इनकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो केवल जो पुरातात्विक स्रोत है उन्हीं के जरिए हमें ये चीज़ें, इनके बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत का अर्थ है जो खुदाई में जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उन्हीं खुदाई में मिली हुई चीज़ों के जरिए हम इनके बारे में बात करते हैं। प्राक इतिहास के बाद जो दूसरा शब्द होता है उसे कहते हैं आद्य इतिहास। ये भी इतिहास में आपको देखने को मिलता है। जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं आद्य इतिहास। इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री। यानी इसका कालखंड जो होता है वो होता है 3000 से लेकर के 600 BC तक का कालखंड। 3000 से 600 BC तक का जो कालखंड होता है, ये भी ईसा पूर्व की ही है, ये हम लोग आद्य इतिहास कहते हैं। इस कालखंड की लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होती है, इस समय लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो जब ये पढ़ा नहीं जा सका है, ध्यान दीजिएगा, जब ये पढ़ा नहीं जा सका है तो थोड़ी सी यहाँ पे पढ़े नहीं जाने के कारण इनके बारे में जानकारी कम है। अच्छा हाँ, थोड़ा सा इसमें ऐड भी चलवा दिया हूँ। तो जो इसमें पढ़ा नहीं जा सका है, तो लिखित साक्ष्य लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, तो मजबूरन बस हमें अभी भी इसके बारे में जानकारी पुरातात्विक मतलब पुरातत्व के जरिए ही, पुरातात्विक चीज़ों के जरिए ही, पुरातात्विक चीज़ें, थोड़ा सा चीज़ें तो मैं बोलता रहता हूँ बार बार, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं है। तो पुरातात्विक वस्तुओं के जरिए इनकी जानकारी जो है मिलती है। पुरातात्विक वस्तुओं के जरिए इनकी जानकारी मिलती रहती है। आद्य इतिहास की ये मजबूरी में है, मैंने कहा यहाँ लिखित साक्ष्य है, लेकिन चूंकि उसे नहीं पढ़ा जा चुका है, इसलिए इसे पुरातात्विक वस्तुओं के जरिए इनकी जानकारी
ली जाती है। जो नेक्स्ट यहाँ पे टर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं इतिहास। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म है उसे हम लोग कहते हैं इतिहास। तो इतिहास की जो टर्म होती है इसमें हम लोग 600 BC, अच्छा इसे हिस्ट्री कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इसमें 600 AD के 600 BC से आगे का जो भी कालखंड है इसे हम लोग इतिहास के अंतर्गत कहते हैं। अब यहाँ पे लिखित साक्ष्य भी है भाई, यहाँ लिखित साक्ष्य भी है हमारे पास, साथ ही साथ इसे पढ़ा भी जा चुका है। तो यानी यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें हैं इसकी जानकारी के हमें दो स्रोत निकल करके आते हैं। एक तो यहाँ पे आप लिखित जानकारी जो साहित्य है उसके जरिए भी इसकी जानकारी आप ले सकते हैं, साहित्यिक स्रोत भी से भी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, आप इसकी पुरातात्विक वस्तुओं से भी जो खुदाई में मिल जाए इसके जरिए भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोनों आपको यहाँ पे मिलता है। तो तीन चीज़ें आपको देखने को मिली, एक मिला आपको प्राक इतिहास, एक आपको यहाँ पे मिला प्राक इतिहास, दूसरा मिला आपको यहाँ पे आद्य इतिहास, और तीसरा मिला आपको यहाँ पे इतिहास। तीनों के बारे में आप जान गए। एक नेक्स्ट टर्म इतिहास में आपको मिलता है संस्कृति। एक नेक्स्ट टर्म आपको इतिहास में मिलता है, उसका नाम है संस्कृति। संस्कृति को हम लोग कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कल्चर के नाम से भी इसको जानते हैं। कल्चर जो होता है, संस्कृति जो होती है यह, अच्छा इसी तरीके से कल्चर के साथ ही एक शब्द और आपको देखने को मिलता है सभ्यता। तो दोनों के बीच के डिफरेंशिएशन को समझ लीजिएगा। सभ्यता, सभ्यता को हम लोग सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं और संस्कृति को हम लोग कल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सभ्यता जो होती है ये एक जीवन शैली को बताती है, ये एक जीवन शैली को बताती है। सभ्यता जो होती है एक जीवन शैली को बताती है। जबकि जो इस संस्कृति का अगर कोई मानकीकरण हो जाए, इस ये अगर एक स्टैंडर्ड तक पहुंच जाए, इस संस्कृति का जब मानकीकरण हो जाए तो इसे सभ्यता कहा जाता है। तो एक तरीके की एक जीवन शैली है। इस जो लोग विभिन्न तरीके से अपने जीवन जीते हैं, इसमें बहुत सारे पीढ़ियों का योगदान होता है, ये मिलके एक संस्कृति बनता है। तो संस्कृति में विभिन्न पीढ़ियों का योगदान शामिल होता है, इसमें विभिन्न पीढ़ियों का योगदान होता है। ये सदैव विकसित होता रहता है भाई, संस्कृति जो है ये सदैव विकसित होता रहता है। और जब ये एक तरीके से एक मानकीकरण को पा लेता है तो उसे हम लोग सभ्यता कहते हैं, इसे हम लोग सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे अपने सभी कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देख लिया है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे जो पहला टॉपिक है पाषाण काल, इसके पर आते हैं। ठीक है, पाषाण काल हमने कहा 8 टॉपिक आपके, हमने कहा 8 टॉपिक जो है वो आपको देखने को मिलते हैं किसमें, पाषाण प्राचीन भारत में। तो पाषाण काल इनमें से सबसे पहला है। ठीक है, देखिए पाषाण काल जो है इसे हम लोग पाषाण काल को ही क्यों कहते हैं, मानव जाति की शुरुआत पाषाण काल से ही क्यों हुई है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि शुरुआत में मानव जो है यह सबसे पहले पत्थरों का उपयोग करता है। जब भी वह अपने आप को एक आधुनिक मानव आते हैं, आदि मानव से लेकर के आधुनिक मानव तक की जो दूरी तय होती है, जो एक समय गुजरता है, इस दौरान सबसे पहले मानव यहाँ पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। तो उस पत्थर को ही पाषाण कहा जाता है, इसीलिए सबसे पहला टॉपिक जो है वो पाषाण काल कहा जाता है। तो मैं ऑफलाइन क्लास में कई बार आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ। जो कोई भी बालक अगर किसी से बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है, तो जब भी उसके पास कुछ और अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो बहुत मतलब सामर्थ्यवान नहीं है, तो वो एक रास्ते से पत्थर उठाकर आप पर हिट करता है, और कुछ नहीं होता है तो लकड़ी उठा करके हिट करता है। ठीक है, उसकी बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं। तो यही कारण है कि सबसे पहले मानव ने पत्थरों का उपयोग किया, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं थे, नहीं उसकी ब्रेन कैपेसिटी इस तरीके की थी कि वो विभिन्न प्रकार के संसाधनों को उपयोगी बनाता। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले पाषाण काल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और पाषाण काल में भी जो ये औजारों का प्रयोग करते हैं ये आपको यहाँ पर देखने को विशेष रूप से मिलते हैं। अब जो औजारों का प्रयोग किया गया है, इस आधार पर हम लोग पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट देते हैं। एक हम लोग कहते हैं यहाँ पे पूरा पाषाण काल, पूरा मतलब पुराना वाला, प्राचीन वाला। जो दूसरा होता है इसे हम लोग कहते हैं मध्य पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल। और जो तीसरा होता है इसे हम लोग कहते हैं नवपाषाण काल। ठीक, नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को, जिस काल में मानव ने केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया, उसे भी हम लोग 3 कालखंडों में बांट देते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसमें पूरा पाषाण में मानव पूर्णतः एक प्राकृतिक औजार बनाएगा, प्राकृतिक पत्थरों का प्रयोग करेगा, और नवपाषाण आते आते उन पत्थरों को भी संसाधित कर लेगा, उनको प्रोसेस करके कुछ अलग चीजें बनाने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही पूरा पाषाण काल जो शुरुआती जीवन है, इसमें मानव पूर्णतः प्राकृतिक जीवन जी रहा है, लेकिन नव पाषाण काल आते आते उसका जीवन थोड़ा सा बदल जाता है, उसमें वो कृषि वगैरह का समावेश भी कर लेता है। जो पूरा पाषाण काल है, जो पूरा पाषाण काल है, इस पूरा पाषाण काल में मानव लगभग 20 लाख से लेकर के 20 लाख से लेकर के और 10,000 बीसी तक का कालखंड मानव इस पूरा पाषाण काल में गुजारता है। लगभग 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का कालखंड मानव इस समय इस पूरा पाषाण काल में एकदम पुरानी वाली फेज में बिताता है। जो मध्य पाषाण काल है, इसमें मानव 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी तक का कालखंड बिताता है। यहाँ के जो है 1000 को संबोधित कर रहा है, तो 6,000 बीसी तक के कालखंड को इसमें बिताता है मानव। जो नव पाषाण काल है, इसमें मानव 6,000 से लेकर के 3,000 बीसी तक का कालखंड बिताता है। तो ये 3 यहाँ पे पाषाण काल के मेनली चीजें देखने को मिलती हैं। और जो पूरा पाषाण काल है, फिर इसे अलग से पढ़ा जाना चाहिए, मध्य पाषाण काल को, नव पाषाण काल को फिर यहाँ पे पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक जो आपका आ जाता है, जिसका नाम होगा ताम्रपाषाण काल। तो आइए एक एक करके पूरा पाषाण काल को वगैरह को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल ये आपका सबसे पहला टॉपिक है, पूरा पाषाण काल। आपको अभी अभी मैंने इसका समय बताया है, क्या बताया है अभी बताइए, 20 लाख बीसी से, देखिए विश्व के संदर्भ में ये है 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, ठीक है। जबकि भारत के संदर्भ में यह है 5 लाख, भारत के संदर्भ में ये है 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, ठीक है। ये दोनों आपको ऐड करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है, पूरा पाषाण काल विश्व के संदर्भ में 20 लाख बीसी और भारत के संदर्भ में 5 लाख बीसी से आरंभ हुआ। ऐसा क्यों है? दरअसल इसका कारण यह है कि भारत में पाषाण काल की शुरुआत देर से हुई है। मानव सर्वप्रथम अफ्रीका में जन्म लेता है, उसके पीछे वजह क्या थी? तो देखिए, कोई भी जो वनस्पतियां हैं वो जो 0 डिग्री के आसपास की लाइन है वहाँ पे अधिकांश होती है। अच्छा, इस संसार में मानव का उद्विकास हुआ है, मानव अवतरित नहीं हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि क्या आपने कभी सोचा है, एक डब्बे में अगर आप कुछ दिन चावल भर कर रख देते हैं तो उस डब्बे में अचानक से कुछ कीट पतंगे कहाँ से आ जाती हैं? बायोलॉजिकल नियम तो यही है कि एक कोई भी चीज़ होने के लिए उसके माता पिता का होना जरूरी है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि उस डब्बे में जिसमें आपने चावल रखा था, उसमें से नए सूक्ष्म जीव या नए जीव जंतु या एक फतंगी या कीट कहाँ से उत्पन्न हो गया इतने दिनों में? दरअसल इसका कारण यह होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसमें उत्पन्न होते हैं, जो बहुत छोटे स्तर पर पहले से ही मौजूद होते हैं। जब उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता है तो वो एक दूसरे से चिपक कर उनका उद्विकास होता है, उनका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है और वो बाद में कीट पतंगे का रूप लेकर के आपको दिखाई देने लगते हैं। हम सभी लोग बीजीए से उत्पन्न हुए हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी से उत्पन्न हुए हैं, जो एक प्रकार का काई है। और जहाँ बारिश अधिक होती है वहाँ वनस्पतियाँ होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो 0 डिग्री के आसपास विषुवत रेखा के क्षेत्र पर सर्वाधिक वर्षा होती है, और यही कारण है कि मानव सर्वाधिक अफ्रीका में सर्वप्रथम उत्पन्न हुए थे और उनका उद्विकास हुआ था, और वहां से निकलने के बाद वो विभिन्न क्षेत्रों में गए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसलिए मानव अफ्रीका से आए और वहां से निकल करके भारत में आते हैं। तो जो आदि मानव है उनका विकास जो है वो पाषाण काल में भारत में देर से हुआ है, जबकि अफ्रीका वगैरह में 20 लाख बीसी में ही हो चुका था, लेकिन भारत में वो 5 लाख बीसी में आए हैं। तो ये इसका महत्वपूर्ण कारण है। तो देखिए, पूरा पाषाण काल को
विश्व के संदर्भ में 20 लाख BC से 10,000 BC है और भारत के संदर्भ में 5 लाख BC से 10,000 BC है। इसका कारण आप जान चुके हैं। अब चूंकि ये भी एक लंबा कालखंड है, ठीक है, इसलिए हम इस कालखंड को भी हम लोग मेनली भारत के संदर्भ में लेकर के चलेंगे। तो इस कालखंड को भी हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। तो पूरा पाषाण काल आल्सो हैज 3 पार्ट्स, इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। जो सबसे पहला कालखंड होता है इसे हम लोग कहते हैं निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, ठीक है। तो निम्न पूरा पाषाण पूरा लिख लेते हैं, चलिए पूरा आप भी लिख लीजिएगा। निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा नोट्स बनाते चलिए, ये मत सोचिए ये फ्री है, बिल्कुल आपको क्वालिटी सेम मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, प्रीमियम की तरह ही आपको यहाँ पे विशेष रूप से चीज़ें तैयार कराई जाएंगी। तो सबसे पहले होता है निम्न पूरा पाषाण काल। इसका जो कालखंड होता है वो होता है 5 लाख से लेकर के 50,000 BC तक का, 50,000 BC तक का जो कालखंड होता है ये होता है निम्न पूरा पाषाण काल। जो दूसरा है उसे हम लोग कहते हैं मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण काल। और इसमें जो है वो 50,000 BC से लेकर के हम लोग 40,000 BC तक के कालखंड को रखते हैं। जो तीसरा है उसे हम लोग कहते हैं उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण। आई होप ये दिख रहा हो आपको। अच्छा, थोड़ा सा ऐड की वजह से ये आपको नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं। तीसरा जो है वो है उच्च पूरा पाषाण काल, और इसका जो समय कालखंड होता है वो होता है 40,000 से जो 10,000 BC है, इस समय तक के कालखंड को हम इसमें कहते हैं। अब दिख रही है अब चीज़ें, 10,000 BC तक के कालखंड को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तो एक लंबा समय कालखंड था, इसलिए हम लोग इसको भी 3 भागों में बांट देते हैं। अब अच्छा, घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको एक तरीके से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए मैंने कहा, यहाँ देखिए पाषाण काल जो है, मैंने कहा आपसे जो पाषाण काल है, मैंने कहा आपसे जो पाषाण काल है, एक सेकंड थोड़ा सा इसे सेट कर लिया जाए। ओके, तो मैंने आपसे कहा जो ये पाषाण काल है, इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हमने कहा जो पूरा पाषाण काल है इसमें पूरा पाषाण काल 20 लाख BC से 10,000 BC तक होता है विश्व के संदर्भ में, और भारत के संदर्भ में 5 लाख BC से 10,000 BC होता है। चूंकि एक लंबा कालखंड है इसलिए इसे भी 3 भागों में बांट लिया हमने। निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 BC तक होगा, फिर मध्य पाषाण काल आपका जो है 50,000 से 40,000 BC तक हुआ, फिर उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 BC तक का कालखंड होता है। अब इसे भी आपको एक करके देखना चाहिए। सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, ये सबसे पहला कालखंड होता है। निम्न पूरा पाषाण काल ये सबसे पहला कालखंड है, ठीक है। अच्छा, ये निम्न पूरा पाषाण काल जो होते हैं, हर स्थलों के बारे में, हर काल के बारे में, माफ कीजिए, हर काल के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे चीज़ें औजार पढ़नी है, जो इसमें किस औजार का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। फिर आपको देखना है स्थल, ये प्रत्येक कालखंड के बारे में देखना है। सबसे पहले औजार देखना है, फिर आपको इनके बारे में देखना है स्थल, ये किस प्रकार के स्थलों का प्रयोग करते हैं, और एक आपको इनको देखना है विशेषता, आखिर इस काल के खंड की विशेषता क्या है। ये 3 चीज़ें अगर आप तैयार कर लेते हैं, ये 3 चीज़ें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे कोई भी कालखंड तैयार हो जाता है। तो 4 चीज़ें नहीं, 3 चीज़ें आपको तैयार करनी है। पहले औजार, कौन से औजार का प्रयोग किया गया है, फिर कौन से स्थल है, मतलब इस कालखंड में, इस काल में हम लोग कहाँ रहते थे, या आज से हम उसका कंपैरिजन करेंगे, आज वो स्थान कहाँ पे है। फिर हम लोग विशेषता को देखेंगे, वो कौन से विशेषताएं के रूप में यहाँ पे शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल के हम लोग औजार की बात करते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल के औजार की बात करते हैं।
ठीक है, औजार की बात करते हैं। औजार यानी उपकरण या टूल्स, पत्थर के होंगे ये टूल्स, ठीक है, औजार या उपकरण। तो इस समय जो औजार थे वो कोर उपकरण थे, कोर उपकरण थे, यानी भारी भरकम पत्थरों के भारी भरकम बने होते थे, ठीक है। इन औजारों में हस्त कुठार यानी हाथ की कुल्हाड़ी, हस्त कुठार यानी हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है, क्लीवर, 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 इसके बाद चापर, चापर, ठीक है, चापिंग, चापिंग, इस तरीके से औजारों के नाम थे। जैसे हस्त कुठार कुछ इस तरीके से आपको थे, ये कुछ इस तरीके के थे, इसको यहाँ से होल्ड करके ये प्रयोग करते थे, ठीक है। क्लीवर जो है इस तरीके से कुछ होता था, इसमें धार बने रहता था इस तरीके से। फिर चापर जो है कुछ इस तरीके से होता था, जिसमें 3 तरफ धार बना रहेगा भाई, ठीक है, इस तरीके से होते थे। इसके बाद एक एक औजार चापिंग जो है ये कुछ इस तरीके से होता था, ठीक है, चापिंग जो है कुछ इस तरीके से औजार होता था। इसमें जो है दोनों तरफ कार्यधार होता था, इसमें एक तरफ कार्यधार हुआ है, इसमें दोनों तरफ कार्यधार है, ठीक है, दोनों तरफ इसमें धार बना हुआ है। इसमें एक छिलने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो ये आपका हस्त कुठार का एग्जाम्पल हो गया, ये आपके क्लीवर का एग्जाम्पल हो गया, ये चापर हो गया, और ये चापिंग हो गया, ठीक है। ये काटने के लिए प्रयोग होता था हाथ की कुल्हाड़ी, ये छिलने के लिए प्रयोग होता, सॉरी, क्लीवर छिलने के लिए प्रयोग होता था। चापर जो है एक तरफ इसमें कार्यधार होता था और चापिंग में दोनों तरह के कार्यधार होते थे। तो इस तरीके से औजार जो है आपको देखने को मिलते थे। अब देखना है इस काल के स्थल, इस काल में लोग कहाँ रहते थे, स्थल के बारे में देखते हैं। इस काल में जो कुछ प्रमुख साइट्स है, कुछ प्रमुख स्थल है, वो है सोहन घाटी। सोहन घाटी में इस समय लोग रहते थे। यह सोहन घाटी पाकिस्तान में आता है। दूसरा महत्वपूर्ण इस समय का स्थल है बेलन घाटी। अब देखिए प्रश्न इससे कैसे बन सकते हैं, तो सोहन घाटी कहाँ पड़ते हैं, कहाँ पर है, इस तरीके से। तो बेलन घाटी, बेलन घाटी जो है इलाहाबाद में, यानी जो प्रयागराज हो गया, प्रयागराज में जो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है इस एरिया में, ठीक है, प्रयागराज में मिर्ज़ापुर के एरिया में ये आपका होता है। फिर डिडवाना है, इसी कालखंड में एक है डिडवाना, ये डिडवाना जो है ये राजस्थान में था। फिर है भीमबेटका है, भीमबेटका है, भीमबेटका है, ठीक है, ये भीमबेटका जो है एमपी में पड़ता है, बेटका, भीमबेटका, भीमबेटका, ये भीमबेटका आपका एमपी में है। फिर कुछ और स्थल है, पल्लवरम है, पल्लवरम है, एक आपका अतीर पक्कम है, अतीर पक्कम है, पल्लवरम है, अतीर पक्कम है। एक आपका गिद्धलूर है, गिद्धलूर है, गिद्धलूर, गिद्धलूर है, ठीक है। ये सभी दक्षिण भारत में है, ठीक है। एक नेवासा है, नेवासा महाराष्ट्र में है, नेवासा है महाराष्ट्र में। तो ये सभी दक्षिण भारत में यानी साउथ एशिया में, ये साउथ इंडिया में ये सभी स्थल आते हैं। ये सभी स्थल और उनके स्थान आपको याद कर लेने हैं कि ये आपके जो कहते हैं इसे हम लोग, जो पूरा पाषाण काल के ये प्रमुख स्थल हैं। अब इनकी विशेषताओं की बात कर ले तो विशेषता भी इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने कहा 3 चीज़ें आपको पढ़नी है, तो इसमें विशेषता भी विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है। विशेषता की अगर हम बात करें, इसकी विशेषता, विशेषता, ठीक है। तो पहला जो हस्त कुठार है, जो हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी जो है, पहला हस्त कुठार जो है ये पल्लवरम से, पल्लवरम अभी आपने देखा है दक्षिण भारत तमिलनाडु में है, पल्लवरम से 1863 में जो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं उन्हें प्राप्त हुआ था। तो ये डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं इनको पहला हस्तकुठार पल्लवरम तमिलनाडु से मिला था। जो दूसरा हस्तकुठार है, जो दूसरा हस्तकुठार है, जो दूसरा हाथ की कुल्हाड़ी है, ये अतीर पक्कम से, अतीर पक्कम से, अतीर पक्कम से विलियम किंग को प्राप्त हुआ था, विलियम किंग को प्राप्त हुआ था। रॉबर्ट ब्रूस फूट एक प्राणी वैज्ञानिक, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे।
ये भी प्रश्न बना हुआ है। फिर जब आपका प्रैक्टिस सेशन होगा शाम को, ये हो लगभग 5 बजे से ये आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, ठीक है। तो प्रतिदिन शाम को ये भी आपका क्लास करवाएंगे, उसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट के मित्र थे विलियम किंग, उनको ये मिला था। और एक तीसरी भी विशेषता ये भी है कि बेलन घाटी जो है, बेलन घाटी मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, हमने अभी आपको बताया है बेलन घाटी के, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी गई है, कोई बात नहीं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बेलन घाटी के जो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है, बेलन घाटी का जो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है, बेलन घाटी मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, इसमें लोहदा नाला क्षेत्र है। इसमें मैं आपको बताऊं, लोहदा नाला क्षेत्र है, ठीक है, लोहदा नाला क्षेत्र है। लोहदा नाला है, इसमें लोहदा नाला से हड्डी की बनी, हड्डी की बनी, हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। यानी एक मातृ देवी की मूर्ति जो है ये आपके लोहदा नाला क्षेत्र से मिली है। तो आपने देखा इस तरीके से निम्न पुरा पाषाण काल के औजारों के बारे में देखा, यहाँ किस तरीके के औजार है। फिर स्थलों के बारे में देखा है यहाँ पे। फिर यहाँ इसकी कुछ विशेषता के बारे में भी आपने देखा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब इस तरीके से आपको मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ना है, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ना है, मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। क्योंकि हमने कहा था पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांटा जाता है। उच्च पूरा पाषाण आपने देख लिया और मध्य पूरा पाषाण काल देखना है। तो चूँकि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम में है कुछ, तो इसलिए आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। क्योंकि हमने कहा था आपसे जो 1 घंटा लगभग प्रतिदिन क्लास होंगी, लेकिन आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। और सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। प्रतिदिन आपको 1 घंटे की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।